नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। देखिए, आज का दिन यूपी के लिहाज से, पंजाब के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि आज यूपी की 59 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। ये तीसरा चरण है। अब कुल मिलाकर के इन 3 चरणों को जोड़ लें तो 172 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाती है, संपन्न हो जाती है और अभी भी 200 से ज्यादा सीटें बाकी बची है। आज पंजाब में भी वोटिंग थी 117 विधानसभा सीटों पर, लेकिन तीसरे चरण की अगर पहले बात करें तो वोटिंग से पहले चुनाव में आतंकवाद की भी एंट्री हो गई है और अब यूपी में आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद की जो सियासी जंग है वो तेज हो गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक अंदाज में अखिलेश को घेरने में जुटी है। आज पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी और समाजवादी पार्टी पर आतंकियों की सरपरस्ती करने का आरोप लगा दिया। तो क्या आगे के चुनाव में बीजेपी का आतंकवाद के मुद्दे पर ज्यादा जोर रहेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो आज की वोटिंग का हाल बताएंगे। लेकिन आइए पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि आखिर अब आतंकवाद की एंट्री कैसे हुई यूपी चुनावों में। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। जिन्होंने काशी में धमाके किए, उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। तीसरे चरण की वोटिंग के साथ ही यूपी की सियासी लड़ाई अब आतंकवाद पर आ चुकी है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सियासी मैदान में ताल ठोक रही बीजेपी समाजवादी अखिलेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हरदोई की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आतंकी घटनाओं का जिक्र किया, तो वहीं यूपी में हुए आतंकी हमलों का जिक्र कर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। ऐसे ही यूपी में 1-2 नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। थर्ड फेज में अखिलेश यादव लैंड में पार्टी को मजबूत कर सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करने में जुटे थे, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने सियासी पिच पर न सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे को उछाला, बल्कि इससे सीधे समाजवादी पार्टी को जोड़कर साइकिल को पंचर करने का दांव चल दिया। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यहां उत्तर प्रदेश में साथियों
अहमदाबाद ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाने साध रही है। समाजवादी सरकार के पुराने फैसले पर अखिलेश को आईना दिखा रही है। बाकायदा तस्वीर दिखाकर कहा जा रहा है कि आतंकी का पिता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन्होंने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। तो क्या तीसरे चरण से आगे यूपी की जंग अब राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद के मुद्दे पर ही कसी जाएगी? क्या तुष्टीकरण की सियासत के साइड इफेक्ट को दिखाकर बीजेपी समाजवादी सुल्तान के सत्ता स्वप्न को खंडित करेगी? भगवा पार्टी के तेवर तो ऐसे ही लगते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। चौथे फेज के चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रवादी तेवर के साथ अखिलेश की घेरेबंदी समाजवादी खेमे की टेंशन बढ़ा सकती है। हालांकि नपे तुले अंदाज में जवाब दे रही समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए हर मुद्दे को समाजवादी पार्टी से जोड़ देती है। लेकिन सवाल ये है कि नेता तो एक दूसरे पर चोट कर रहे हैं, लेकिन क्या आतंकवाद के मुद्दे पर जनता वोट करेगी? टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और इस बात का जिक्र तो प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली के दौरान भी कर दिया और साइकिल जो कि समाजवादी पार्टी का चिन्ह है उस पर भी निशाना साधते हुए उसे जोड़ दिया आतंकवाद से। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निर्जर चौधरी इस वक्त जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास में आऊंगी कि आखिर क्यों आतंकवाद का मुद्दा अब चौथे फेज में आते आते बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडी जुड़ रहे हैं, करहल सीट पर इस वक्त मौजूद है, विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं, से जुड़ रहे हैं और विशाल ठाकुर मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोहित बख्शी मेरे सहयोगी पटियाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र पुंडी जी, आपके पास में आते हुए, धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप लगातार यूपी में हैं और करहल ये वो सीट है जहां पर अखिलेश यादव अपने लिए लड़ाई को बहुत आसान मान रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने पूरा जोर लगाया और अपने चक्रव्यूह में अखिलेश यादव को फंसाने की कोशिश की। तो क्या इस चक्रव्यूह में फंसते हुए आज नजर आए अखिलेश यादव? देखिए, अगर हम लोग करहल कस्बे की बात करें तो यहाँ तो अखिलेश यादव का जो समीकरण है, जो मैं इसमें कहूँगा कि जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो करहल कस्बे में उनको ज़रूर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं, गांव के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं, घिरोर जैसे, बरनाल जैसे, इन सब ब्लॉक्स में जाते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे एक बेहतर कदम बीजेपी का था, जो एक वॉक ओवर देने की यहाँ इस पूरे इलाके में बीजेपी को एक आदत हो गई थी कि वो इस तरह की लीडरशिप, जब भी इनके खिलाफ यादव फैमिली के खिलाफ खड़े होते थे उसके उम्मीदवार, तो इस तरह के ताकतवर उम्मीदवार कम होते थे। हालांकि डिंपल यादव को हम लोगों ने देखा एक बार हारते हुए, लेकिन यहाँ जो जिस तरह का जो एसपी सिंह बघेल के आने के बाद माहौल तैयार हुआ, जिस तरह की उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हाँ वो जीत के लिए लड़ सकते हैं, तो उस लिए बीजेपी ने ये कोशिश की और मुझे लगता है कि गांव में इस बात का उनका असर दिखाई दिया। हालांकि बहुत सारे बूथ आज भी ऐसे हैं जहां आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही पोलिंग एजेंट मिलते हैं, वहां दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट भी नहीं पहुंचते हैं। इस तरह के बूथ भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूँगा कि इस पूरे मुकाबले को अगर एसपी बघेल को सामने लाई है बीजेपी, तो उन्होंने अखिलेश यादव को एक बार को ये सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई ये सीट उनके लिए इतनी सेफ रह गई थी कि वो सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करें और उसके बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने आए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक, बिल्कुल बीजेपी ने जो पूरी ताकत बीजेपी को लगानी पड़ी है। एनके सिंह साहब, ये पूरा यादव बेल्ट है। हमने 2017 में कुछ उलट देखा था। 2017 में बीजेपी आगे
आगे थी, बहुत आगे नहीं बल्कि बीजेपी की एक किस्म से आंधी थी इस पूरी यादव बेल्ट में। क्या इस बार आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव अपनी यादव बेल्ट को बचाने में कामयाब होंगे? देखिए, कामयाब तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि असक्सेसफुल होंगे, क्योंकि फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के रूप में जब देखा जाता है, जैसे योगी को वहां पे देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, बघेल ने बहुत अच्छी फाइट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बघेल का ही आप अपना ही इंटरव्यू देख ले तो बघेल ने कभी नहीं कहा है कि वो पूरी तरह से जीतने जा रहे हैं। तो फैक्ट ये है कि बघेल एक अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश को हराना मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। लेकिन ये जो बीच में आतंकवाद का मुद्दा आज उठ गया है, उससे समाजवादी पार्टी की परेशानी निर्जा जी कितने बढ़ने वाली है? एनके सिंह साहब आऊंगी। देखिए, जो आज प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मतलब आक्रमण को तेज कर दिया है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ टक्कर ही नहीं है कांटे की, बल्कि एक चीज मैं कहूंगी, बीजेपी हथियार आसानी से नहीं डालती है, वो लास्ट ओवर तक लड़ेगी, ये तो उसमें एक खूबी है। लेकिन लग रहा है बैक टू द वॉल लड़ रही है इस समय, क्योंकि जिस तरह से तेजी लाए हैं प्रधानमंत्री, बाटला हाउस, आतंकवाद, और ये आगे के भी दौरों में हम मुझे लगता है देखेंगे, क्योंकि फिर से वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। नॉर्मल जो ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम का होता है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है बीजेपी का, वो इस बार यूपी में काम करता नहीं दिख रहा है। तो ये अब नेशनल सिक्योरिटी, टेरर, इस पे ले जा रहे हैं, और ये देखना पड़ेगा कि इसका असर कितना होता है नहीं होता है, कि कुछ लोगों पर होता है। पर ये बात तो सही है, यादव जो पिछली बार बीजेपी की तरफ झुक गया, वो वापस जा रहा है सपा की तरफ। जाट जो पिछली 3 इलेक्शन में झुक गया था बीजेपी की तरफ, वो दिख रहा है वापस सपा की तरफ और रालोद की तरफ जाते हुए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रॉब्लम में तो है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। एक और पॉइंट है कि देखिए, 4.5 साल से अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं, वो आराम से देखते रहे, कुछ ऐसा नहीं कि निकले मोबिलाइज किया, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी आज उनको विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, इसका मतलब नाराजगी है, ये तो मानना पड़ेगा। ये बात आपने बहुत पॉइंटेड बात कही कि देखिए 5 महीने 6 महीने पहले जब हम अखिलेश यादव को देख रहे थे तो वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर एक किस्म से लगातार रैलियां करते हुए अखिलेश यादव सामने आए, और जो उन्होंने बाकी दलों के साथ जो उनके गठबंधन हुए, फिर चर्चा में आए और फिर चीज़ें आगे बढ़ी। मैं इस वक्त सीधे मोहाली चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर भी जुड़ गए हैं। विशाल, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि आतंकवाद का मुद्दा जो है वो उठा, यहाँ पर भी यूपी में उठना शुरू हो गया है 4थे फेज से पहले, और आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र पंजाब में भी लगातार किया जा रहा था। तो उस मुद्दे पर क्या लोगों ने वोट डाला? तो ये जो मुद्दा जब पंजाब में उठा तो इस मुद्दे का कुछ असर भी हुआ? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आतंकवाद के साथ जोड़ा गया, कहीं ना कहीं ये बात जो है चुनावों से, जैसे आज मत डालने थे 2 या 3 दिन पहले ये मुद्दा पंजाब में उठा। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां थी, आम आदमी से हटकर जो विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है या फिर भाजपा, उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लेकिन इसका कितना असर जो है वो पंजाब में हुआ है, ये तो आने वाला वक्त क्या लोगों में चर्चा हुई इस बारे में? आतंकवाद जो है कहीं ना कहीं पंजाब से जोड़ा जाता है। देखिए, चर्चा सिर्फ राजनेताओं ने हालांकि जो है पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। अब जनता इस मुद्दे को कितना देखती है, किस तरह से देखती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी है या उनके नेता है संयोजक अरविंद केजरीवाल, मालवा बेल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है आम आदमी पार्टी का उस तरफ है। उसमें कितना प्रभाव जो है इस आतंकवाद से जुड़े हुए मसले का होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूरे पंजाब भर की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आतंकवाद का जो मुद्दा इन चुनावों में, चाहे यूपी की बात कर लें चाहे पंजाब की बात कर लें, तो पंजाब से शुरू होता हुआ अब यूपी आ पहुंचा है। अब पंजाब ने किस वजह से वोट डाले हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, यूपी का वोटर उस पर कैसे रिएक्ट करेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले 3 चरणों में मुद्दे अलग थे और चौथे चरण की तरफ अब जाते हुए बीजेपी का जो ट्रैक है मुद्दों को उठाने का वो अलग होता हुआ आखिर एनके सिंह साहब क्यों हमें ये दिखाई दे रहा है? क्या ये इसके पीछे कोई मजबूरी भी है? इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन आपसे बातचीत करने से पहले मैं एटा जाना चाहूंगी। हमारे साथ विकास चंद्रा जुड़ गए हैं और लगातार बीजेपी को कवर करते रहे हैं। विकास, जरा बताइए, एटा की 4 विधानसभा सीटें, यादव बेल्ट है और यहां पर पिछली बार पलड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत से बहुत ज्यादा भारी था बीजेपी का। इस बार क्या स्थिति दिखाई दे रही है?
देखिए 2017 में एटा जिले की सारी सीटें बीजेपी ने सपा से छीन ली थी और फिर कहा जाने लगा चूंकि ये कल्याण सिंह का भी इलाका है और यादव और लोध बाहुल इलाका ये माना जाता है। बाकी तीसरे नंबर की अगर बात करें तो साक्य जाति आती है, मौर्य भी यहाँ है और मुस्लिम मतदाता भी लगभग चारों सीट पर अच्छी खासी संख्या में हैं। अगर इस बार की बात की जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपने इस चारों सीट को बचाए, यानी जो कहा जाने लगा था कि अब ये बीजेपी का गढ़ है तो उसको बचाए। लेकिन जो जातीय समीकरण बने हैं, जो अखिलेश यादव ने छोटे छोटे जातीय समूह के दलों से गठबंधन बनाए हैं और जिस तरीके का बंटवारा दिखाई दिया, तो कोई भी मुद्दा, एजेंडा और नारे यहाँ चलते हुए मुझे नहीं दिखाई दिए। जो बंटवारे हो गए हैं, जो बटे हुए हैं, खासतौर पर देखिए मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन बैठा है, उसके साथ जो जातियां जा रही हैं वो जा रही हैं, उस पर किसी के भाषण का, किसी के मुद्दे का और एजेंडे का कोई असर नहीं हो रहा है। शहरी और कस्बाई क्षेत्र में हाँ जरूर कानून व्यवस्था को लेकर के, विकास को लेकर के लोग बात करते हैं, वो अपना मुद्दा जरूर बताते हैं, लेकिन वो भी जातीय समूह और जातीय समीकरण से अलग वाले लोग हैं। वो एक खास जो बीजेपी के साथ अगर कह लें सीधे तौर पर जो एक समीकरण बैठा है, वो लोग विकास और सुशासन की बात करते हैं, बाकी कोई से कोई मतलब नहीं है। वक्त बहुत कम है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे पटियाला भी जाना है। हमारे साथ मोहित बख्शी जुड़ गए हैं। मोहित, जरा ये बताइए कि अभी तक की मैं टर्नआउट की 5 बजे तक की बात करूं तो 63.44% तक पंजाब में वोटिंग हुई है। पिछली बार ये शायद 75 के आसपास थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार वोटरों का रुझान क्या दिखाई दे रहा है? पटियाला में आप मौजूद है, हाई प्रोफाइल सीट है ये भी। जी बिल्कुल, वोटरों का रुझान जो हम बात करें तो हम अगर आपको ले चलें मोहाली से लेकर पटियाला, राजपुरा या फिर जो जिन जिन जगहों पर हम फतेहपुर साहिब गए, हम जहां जहां गए हैं, डेरा बस्सी गए, जहां हम गए हैं वहां हमने स्थिति ये देखी है कि लोगों के मुद्दे हैं बेरोजगारी, लोगों के मुद्दे हैं नशा, लोगों के मुद्दे हैं पलायन, लोगों के मुद्दे हैं शिक्षा, लोगों के मुद्दे हैं स्वास्थ्य। मतलब लोगों के पास मुद्दों की ढेर थी, जिन मुद्दों को बीते 2 महीने में न्यूज नेशन ने स्क्रीन पर उठाया, बताया कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। वही मुद्दे को मोहित जरा सा बहुत छोटे में बताना, आपने ये सारे मुद्दे गिनवाए, तो ये जिस आतंकवाद का जिक्र पिछले 3-4 दिनों से लगातार पंजाब की सियासत में हो रहा था, वो कोई मुद्दा था क्या? देखिए, जब पंजाब की सियासत में जिक्र हो रहा था, मुझे लगता है कि नेता उसको जमीन तक पहुंचाने में उतने कामयाब हो नहीं पाए जितना वो चाहते थे। देरी कर दी मेहरबान आते आते वाली स्थिति जो है वो हुई उन नेताओं के लिए जो इन चीजों को पहुंचाना चाहते थे जमीन तक, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्टेट है और लोग समझते हैं। लोगों को अगर ये समझा जा रहा है कि गांव तक बात नहीं पहुंच रही, तो ऐसा है नहीं, गांव तक बात पहुंचती है, लोग समझते हैं किसको कैसे वोट करना है। जी ठीक है, एनके सिंह साहब जरा ये बताइए, अब पंजाब में तो ये मुद्दा नहीं बन पाया, पिछले 3-4 दिनों से लगातार हर राजनीतिक दल घेरने की कोशिश कर रहा था। अगर हम यूपी के लिहाज से बात करें, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अब आने वाला जो चरण है वो पूर्वांचल का भी होने वाला है, और जो आतंकी जिसके पिता के साथ तस्वीर अखिलेश यादव की सामने आई है वो पूर्वांचल के ही हिस्से का है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या ये मुद्दा बीजेपी भुना पाएगी, लगता है अभी? देखिए, आतंकवाद से आप आधार तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वोट होते हैं वो आतंकवाद को बार बार कहने से नहीं मिलते। लेकिन मोदी जी की बात पटता का मैं आज कायल हो गया जब उन्होंने साइकिल पे बम धमाकों को चुनाव चिन्ह जो सवाल का था साइकिल, उससे जोड़ दिया। आप देखें, ये बात कौशल की गजब की वो है कि साइकिल पे धमाका हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, कोर्ट में हुआ था, और दूसरा हुआ था संकट मोचन में। तो एक को भगवान संकट मोचन में बजरंगबली का वो है। आप देखिए कि दोनों से जोड़ के कितनी खूबसूरती से उन्होंने आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया और इधर साइकिल को साइकिल के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया। कि भाई क्या रिश्ता है दोनों में। और मुझे लगता है कि आखिरी तर्कस था जो मोदी जी ने छोड़ा है, और ये मिसाइल टिप्ड है। सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियर टिप्ड है, क्योंकि है बहुत पावरफुल। निर्जा जी, क्या देर हो गई? सर मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे 30 सेकंड निर्जा जी को भी देने। निर्जा जी, क्या ये आतंकवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए काम आएगा यूपी में? देखिए, ये तो $1 मिलियन सवाल है कि आएगा कि नहीं आएगा। अभी तक तो हम मान रहे थे, लोगों ने अपना मन बना दिया है किस तरह से वोट करेंगे। क्या वो शंकाएं पैदा हो जाएंगी? अब देखिए, गुजरात में भी पिछले जब हुआ था इलेक्शन पिछली बार, तो एंड में जाके नरेंद्र मोदी ने पिछले घंटों में लास्ट में बदल दिया था। तो अब कोशिश तो बिल्कुल, प्रहार तो उसी तरह एकदम जैसे धावा बोला है आज। पर ये कहना मुश्किल है इस समय कि करेगा कि नहीं। मुझे लगता नहीं है करेगा, क्योंकि
थोड़ा बहुत करे, मुझे लगता नहीं कि ओवरऑल उस तरह से होगा इम्पैक्ट। ठीक है नीरजा जी, बहुत शुक्रिया। एनके सिंह साहब, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सहयोगी जो मेरे साथ अलग अलग जगहों से बने हुए थे, मोहाली से मोहित बख्शी, पटियाला से बने हुए थे, धीरेन्द्र लगातार करहल सीट से बने हुए थे, विकास चंद्र आइटा से थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इसी के साथ ही पंजाब के तो चुनाव आज 117 सीटों पर वोटिंग के साथ संपन्न हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण भी इसी के साथ खत्म हो जाता है और कुल मिलाकर के 3 चरणों में 172 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अभी भी 231 सीटें बाकी है और उससे पहले बीजेपी ने उठाया है आतंकवाद का मुद्दा। अब उसी पर चर्चा होगी कि आखिर ये आतंकवाद का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया है, जो प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में उठाया है, वो कितना काम करेगा पार्टी के लिए।